हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और रूल जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली की परिकल्पना। तो आज हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और बीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में डी ब्रोगली की इक्वेशन पूछी जाती है फिजिक्स में, और इसकी हाइपोथेसिस जो है वो 11th और बीएससी में विद इक्वेशन क्या होती है पूछी जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली की इक्वेशन एंड हाइपोथेसिस। सो in 1924 डी ब्रोगली सजेस्टेड द डुअल नेचर ऑफ मैटर और मटेरियल पार्टिकल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डी ब्रोगली ने अपनी जो ये हाइपोथेसिस दी थी, ये मैटर के बिहेवियर पे दी थी कि जो मैटर या मटेरियल पार्टिकल होता है जिसका अपना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल होंगे उनको हम कहेंगे मटेरियल पार्टिकल। तो मटेरियल पार्टिकल से यहाँ पे मतलब है कि वो पार्टिकल जिनका अपना मास होता है। तो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस जो दी थी वो मटेरियल पार्टिकल या मैटर के डुअल बिहेवियर को लेकर दी थी कि मैटर जो है वो दो तरीके से डुअल नेचर को क्या करता है, शो करता है। वो एक प्रॉपर्टी को दिखाने की बजाय दो प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। इसी पे बेस्ड है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस इन्होंने कब दी थी? तो ये दी थी 1924 में। तो सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये बताया था कि जो मटेरियल पार्टिकल या मैटर होते हैं वो डुअल नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स शो अ डुअल नेचर, दैट इज मैटर बिहेव्स बोथ as a particle and as a wave is known as de Broglie wave। तो काफी सिंपल और शॉर्ट हाइपोथेसिस है जिसमें डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो मटेरियल पार्टिकल या मैटर होता है या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है तो वो जो है डुअल नेचर यानी कि दो बिहेवियर को शो करता है, एक तो पार्टिकल की तरह और एक जो है वेव की तरह। तो एक मटेरियल पार्टिकल या कोई भी मैटर वो वेव की तरह भी एक्ट करेगा और पार्टिकल की तरह भी। तो ये तो थी डी ब्रोगली की स्टेटमेंट और उसकी हाइपोथेसिस। अब डिस्कस करते हैं कि इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v, the de Broglie wavelength is given as, यानी कि सपोज कोई एक मैटर पार्टिकल है। तो अब हम इमेजिन करेंगे कि सपोज उस पार्टिकल का मास क्या है, m है, और वो पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो m मास का कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस टाइम पे हम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा होगी। तो लैम्डा इक्वल टू होगा h अपॉन m इंटू वी, यानी कि लैम्डा जो यहाँ पे है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, m यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल है एंड v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्या है, पार्टिकल है। बट वी नो दैट कि मास इंटू वेलोसिटी जो रिलेशनशिप होती है वो किसको इंडिकेट करती है, मोमेंटम को। तो किसी भी पार्टिकल के मास को अगर उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। तो m इंटू वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी की जगह हम रख सकते हैं लीनियर मोमेंटम p। तो लीनियर मोमेंटम को अगर हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो ये आ गई हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आपको न्यूमेरिकल में कभी वो मास देगा पार्टिकल का, कभी हमें मास के साथ वेलोसिटी देगा और कभी हमें क्या होगा, डायरेक्ट मोमेंटम मिलेगा। तो जिस तरीके से हमें न्यूमेरिकल दिया होगा या हमें वैल्यूज गिवन होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों ही डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूले हैं। तो जब हमें
मास और वेलोसिटी गिवन हो पार्टिकल की और लैम्डा निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमें डायरेक्ट किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दिया हो तो हम उस टाइम पे m इंटू वी को चेंज कर देंगे p में, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन क्या रखेंगे p। तो ये है फॉर्मूला किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। नाउ वेयर h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, जो h की यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे वो होगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो हम h की जगह पुट करेंगे, तो उसी में हम इस h प्लैंक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहीं से इसकी वैल्यू क्या है ली गई है। तो h इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये है हमारी h की वैल्यू और p यहाँ पे है लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, और लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। अब मैं इसको एक बार और समराइज कर देती हूँ। काफी सिंपल हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी मटेरियल पार्टिकल है या मैटर है तो हर एक मटेरियल पार्टिकल या मैटर जिसका अपना कुछ मास होता है वो हमेशा डुअल नेचर शो करता है, यानी कि दो नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट करेगा एक मैटर पार्टिकल, तो उसी को हम कहेंगे डी ब्रोगली वेव। और उसकी वेवलेंथ को हम इसके हाइपोथेसिस से या फॉर्मूले से, इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो होगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, जहाँ लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस मटेरियल पार्टिकल की जो वेव की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इस थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई जिसमें हाइजेनबर्ग ने भी नील बोर के ऑर्बिट कंसेप्ट को फेल किया था, वहां पे डी ब्रोगली ने भी उसके इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट में जो मूव करता था इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट कंसेप्ट को डी ब्रोगली ने भी क्या कर दिया, फेल कर दिया। क्योंकि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट करेगा, तो कभी भी वो एक डेफिनेट एनर्जी के पाथ में, सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जबकि नील्स बोर ने जो माना था, उन्होंने ये माना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल है तो वो एक फिक्स्ड डेफिनेट एनर्जी के पाथ में, सर्कुलर पाथ में, जिसको हमने ऑर्बिट कहा था, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलेट या मूव करता है। तो ये थ्योरी ऑर्बिट कंसेप्ट डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से फिर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये तो थी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस और उसकी इक्वेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन को, जिसको हम डिराइव करेंगे दो सिंपल प्रिंसिपल से। जो पहला हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और सेकंड ले रहे हैं आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेटिविटी प्रिंसिपल। तो दोनों से हम क्या निकालेंगे, हम डिराइव करेंगे किसको, डी ब्रोगली इक्वेशन को। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है, स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक किसी भी फोटोन और क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के क्या होती है, इक्वल होती है। तो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू उस रेडिएंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। तो सेकंड जो हम लेंगे वो हम लेंगे मास एनर्जी रिलेटिविटी प्रिंसिपल, यानी कि जो आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप है जो काफी वेल नोन है, जिसको हम कहते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जो एनर्जी होती है वो मास से रिलेटेड होती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बनानी है, एक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन करने पे यहाँ पे बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एच न्यू इक्वल टू क्या बचेगा, एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। अब हमें पता है, but we know that nu is the frequency of radiation। तो nu यहाँ जो होता है वो c अपॉन लैम्डा के क्या होता है, इक्वल होता है।
तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हम न्यू की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एक सी से इधर सी कैंसिल हो जाएगा तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या बचेगा, तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू बचेगा एम सी। तो एम सी यहाँ बचा। तो यहाँ पे जो सी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है वो लाइट के लिए नहीं बल्कि मैटर के लिए यानी कि मटेरियल पार्टिकल के लिए है। तो यहाँ पे हम लाइट की वेलोसिटी को चेंज करेंगे किसकी फॉर्म में, पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज में। तो हम यहाँ पे सी को क्या ले लेंगे, v। तो हम वो c की जगह क्या लेंगे, v। तो यहाँ पे हम v लिख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी h अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम वी। तो अब हम लैम्डा यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा को यहाँ ले जाएंगे तो एम वी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम p। तो इसीलिए जो इक्वेशन आएगी वो आगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यही डी ब्रोगली की इक्वेशन है जिसको हमने डिराइव किया काफी सिंपल वे में आइंस्टीन और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से। तो हमें जो डी ब्रोगली की इक्वेशन मिली वो मिली है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब इससे हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिराइव करेंगे क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल हैं जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से हम लेंगे, ये हमें जो मैथमेटिकल फॉर्म मिला है इसी को आगे बढ़ेंगे। सिंस काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे जो ये v स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम लेके आएंगे। सिंस हमें पता है m इंटू वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है मोमेंटम, और अगर हम यहाँ से v निकालें हेंस v इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन n। तो ये होती है v की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, LHS में भी RHS में भी। ऑन स्क्वायरिंग both sides we get v square equal to p square upon m square। तो ये हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर करने पे v स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब यहाँ से हम इस v स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। तो इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू इतना पुट करेंगे यहाँ पे, तो हाफ एम तो ऐसे ही रहेगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो के इक्वल टू बचा हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। अब हम निकालेंगे यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m k। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू होगा √2m k। ये है मोमेंटम हमारा पार्टिकल का। अगर हम इसको पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में जो किसकी है, डी ब्रोगली की इक्वेशन में, तो ये हमें मिलेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m k। अब यहाँ पे k क्या है, k है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है डी ब्रोगली इक्वेशन का। अब यहाँ पे हमने डी ब्रोगली इक्वेशन में मेन इक्वेशन ये निकाली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर आपको केवल डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव करना है तो आप इतना ही करेंगे, और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूछ रहे हैं तो आप इतना एक्स्ट्रा करके इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालेंगे। अब आपको न्यूमेरिकल के 2 या 3 टाइप मिलेंगे। तो पहला टाइप होगा कि आपको किसी पार्टिकल का मोमेंटम दिया होगा, ये कांस्टेंट हो गया तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी होगी, तो लैम्डा आप यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा टाइप होगा कि जब आपको p की जगह क्या दिया हो, मास और वेलोसिटी दी हो और लैम्डा निकालना हो, तब हम लगाएंगे h अपॉन m इंटू वी, क्योंकि आपको पार्टिकल का मास और वेलोसिटी गिवन होगी तो भी हम लैम्डा क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। थर्ड टाइप होगा कि आपको
मास पार्टिकल का और काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, एच यहाँ कांस्टेंट है, तब आपको अगर लैम्डा निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कभी कभी लैम्डा गिवन होता है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम उसे भी क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। आई होप आपको ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इक्वेशन समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।